going to study about very interesting article of basic physics. This is the Babe nature of matter. आप इसको पढ़ेंगे और आप इसका बहुत आनंद उठाएंगे और भविष्य के लिए आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हम पढ़ रहे थे द नेचर ऑफ लाइट। इट्स द नेचर ऑफ लाइट कि लाइट का नेचर बेसिकली होता कैसे है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में यदि हम बात करें, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने पढ़ा कि जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करती है। हमने कुछ फिनोमिनास पढ़े और ये जो फिनोमिनास थे, दीज फिनोमिनास आर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। और इन तीनों फिनोमेनास को हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए यदि हमने लाइट को एक वेव माना कि लाइट जो है वो ऐसे वेव की तरह चलती है। ओके। और एक दूसरे फिनोमेनास थे, आपने अभी भी पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा नहीं, आप अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। इसमें हमने पढ़ा कि जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, लाइट जब किसी सरफेस के साथ टकराती है, यूं हम ऐसा समझ लें, छोटा सा हम एक आपको डायग्राम बना देते हैं कि जो लाइट है जब इस किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और उस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है और उसको हम फोटोन बोलते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट जो है वो अ, एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। यदि आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को पढ़े तो वो वेव की तरह बिहेव करती है, और यदि लाइट इंटरेक्ट करे, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इंटरेक्ट करती है, कॉम्पटन इफेक्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, तो लाइट यहाँ पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। हम लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करे या पार्टिकल की तरह बिहेव करे, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कहीं आपका एक्सपेरिमेंट की काइंड कैसी। हमने तो यहाँ से यही सीखा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के कोई एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर की जो है आई है। आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग, सो जस्ट टेक इट व्हाट जैसे हम बना देते हैं वो वही समझ लेना कि ओके। सो आप किसी एक बॉल को देख रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग सम बॉल। सो कोई चीज़ आपको तभी दिखेगी जब उसकी वहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी आंख तक पहुँचेगी। ओके। सो a ray of light will go from this ball and it will enter to your eyes. Okay. And then it will focus by this the eye lens, और ये आगे रेटिना पर चली जाएगी। देखिए, अब जो लाइट है जब तक तो इस रीजन में है, आईज के साथ, आई लेंस के साथ टकराती है और आई लेंस से जाके रेटिना के साथ टकराती है, यहाँ तक लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करेगी। ओके। बट ये जो लाइट जब रेटिना के ऊपर टकराएगी फोकस होने के बाद, तो यहाँ वो रॉड्स और कोन के साथ टकराएगी। इट विल स्ट्राइक विद द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना, राइट। सो जब रॉड्स और कोन की तरह के साथ टकराएगी और लाइट वहाँ एब्जॉर्ब होगी, वहाँ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। So when these rods and cones will absorb the light, it behave as a particle. So आप इस एक ही एग्जांपल में देख रहे हैं कि कुछ स्टेज तक जो है वो लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है, जब वो ट्रेवल कर रही है वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, बट जब वो इंटरेक्ट कर रही है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, राइट। सो लाइट रेडिएशन कैन बिहेव एज ए वेव, एज ए पार्ट एंड एज ए पार्टिकल। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम हियर। यहाँ से बहुत एक सुंदर सवाल पैदा होता है कि यदि रेडिएशन जो है उसका ड्यूल करेक्टर है, कि वो कभी जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैटर जो है, मटेरियल पार्टिकल जो है, जैसे मटेरियल पार्टिकल आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मटेरियल पार्टिकल जैसे रेड लाइट को तो हमने देख लिया कि वो ड्यूल नेचर शो करती है,
पर मटेरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए जिसका मास होता है, क्या वो भी वेव की तरह बिहेव करते हैं? क्योंकि पार्टिकल तो वो ऑलरेडी है, तो क्या जब वो मूव करते हैं तो वो क्या वेव की तरह बिहेव करते हैं? दिस इज ए क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। ये सवाल है सोचने वाला। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1924 ईस्वी में इन 1924 ए फेमस साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ही हैज गिवन वेरी गुड रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि जब मटेरियल पार्टिकल मूव करते हैं, व्हेन द he has given very bold hypothesis, the moving material particle, a moving particle of matter, जब मैटर का कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो वेव की तरह चलता है। इट शोज वेव लाइक प्रॉपर्टीज। when material particle like electron and proton, when these particle move, when these particle move, right, they shows wave nature. Okay, now how he has got that idea? उनके पास ये ऐसा आइडिया कहाँ से आया, ऐसा विचार? Because he know that nature is symmetrical, nature loves symmetry. He knows that nature loves symmetry. नेचर जो है वो सिमिट्री को पसंद करता है। नेचर्स लव सिमिट्री। और नेचर में आप देख लीजिए, पत्तों का डिजाइन देख लीजिए, करिए जरा गौर से। पत्ते ऐसे होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट एक जैसा होता है। आप अपनी आईज को देख लीजिए, बाजुओं को देख लीजिए, हाथों को देख लीजिए, आपका लेफ्ट और राइट जो है एकदम से एक जैसा होता है। तो नेचर जब चीज़ों को बनाता है तो सिमेट्रिकल बनाता है, उसका लेफ्ट और राइट एक जैसा होता है, वो चीज़ें एक जैसी लगती हैं। आप पशुओं को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख, यू कैन सी एनिमल्स, वर्ड्स, राइट, ह्यूमंस, और जो भी कुदरत ने चीज़ें बनाई होती हैं तो उसको सब आप ध्यान से देखें तो वो सिमेट्रिकल होती है। तो डी ब्रॉगली का आइडिया था कि नेचर सिमेट्री को पसंद करता है, और यदि रेडिएशन जो है, यदि रेडिएशन ड्यूल करेक्टर शो करती है, यदि रेडिएशन जो है वो ड्यूल करेक्टर शो करती है, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब जो मटेरियल पार्टिकल है, मैटर है, वो भी क्या करेगी? ड्यूल नेचर को शो करेगी। इट विल ऑल्सो शो द ड्यू नेचर, बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। सो he has given is very important and interesting mathematics for this. उन्होंने बहुत सुंदर एक इक्वेशन दी है, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन, एंड दिस इंपॉर्टेंट रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। देखिए उन्होंने एक रिलेशन दिया कि यदि आपके पास कोई मटेरियल पार्टिकल है, यदि मटेरियल पार्टिकल है तो उसका मास है। इफ देयर इज ए मटेरियल पार्टिकल तो उसका कोई मास है, और यदि वो मूव कर रहा है तो उसकी कोई एक वेलोसिटी है, और यदि वो उसका मास और वेलोसिटी है तो उसका कोई मोमेंटम है। It has momentum, and the existence of momentum is very essential to explain the particle nature, right? एक पार्टिकल है, यदि वो कोई मूव करता है तभी मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम की एग्जिस्टेंस जो है पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो डी ब्रॉगली ने क्या एक रिलेशन दिया, उन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ है एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल की, वो होती है एच अपॉन एम बी। अब आप पूछेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ है जो आप बता रहे थे कि तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है? देखिए ये जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, लैम्डा, दिस शोज द वेव नेचर, इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द वेव नेचर, एंड दिस मोमेंटम, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, दिस मोमेंटम रिप्रेजेंट द पार्टिकल नेचर। देखिए यदि वेव होगी तो वेवलेंथ पक्का होगी, सिंपली समझिए आप इसको। यदि वेव होगी तो वेवलेंथ पक्का होगी, ये तो आप समझ गए। आप अब आपको लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग समझ आ गया कि वेव होगी, यदि वो वेव की फॉर्म में है तो उसकी वेव लेंथ होगी, ये वहां से आ जाएगा। और यदि पार्टिकल का मास है, यदि आप पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, तो यदि मास मूव कर रहा है, वो एज ए मास मूव कर रहा है, तो मास की वेलोसिटी होगी, मूव करने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, तो मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम बनेगा। तो मोमेंटम बताएगा कि पार्टिकल नेचर के एग्जिस्टेंस, और लैम्डा बताएगा वेव नेचर के एग्जिस्टेंस, और ये एच एक ऐसा जो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करता है। बोथ ऑफ दीज वेव एंड पार्टिकल एट्रीब्यूट्स आर कनेक्टेड बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? So this is what the beauty of this
mathematics he has given for us as a gift. So that has turned around this whole the physics. So it is very interesting. Thank you. से तो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन है कि मैटर वेव क्या होती है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। और दूसरा ये हो सकता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमने एक्सप्रेशन किया है, तो उसको आप ड्राइव करिए। तो कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए ने अभी तक पढ़ा कि स्टडीड सो फार, हमने ये पढ़ा कि जो जब लाइट जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है, और उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने किया कि जो वेवलेंथ जो वेव पार्ट को शो करता है, और दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज द मोमेंटम। इट इज़ फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल, फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल। कोई भी मटेरियल पार्टिकल है वो इस तरीके से बिहेव करता है, फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल। This is what we have studied. It is for any material particle, right? So now see here, but सबसे अच्छी बात है फॉर ए फोटोन कि ये जो इक्वेशन है वो फोटोन के लिए भी एग्जिस्ट करती है, फॉर ए फोटोन। अब हम देखते हैं कि फोटोन के लिए कैसे इक्वेशन काम करती है। फॉर ए फोटोन, हम फोटोन को एक मटेरियल पार्टिकल मान के चलते हैं। दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यदि फोटोन को हम एक मटेरियल पार्टिकल मानते हैं, तो वो दोनों ही करेक्टर शो करेगा। फोटोन व्हेन इट बिहेव एज ए वेव। सो हमने पढ़ा कि जो नेचर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। ओके, सो यदि हम फोटोन को एक एनर्जी मान के चलें, तो वो एनर्जी उसकी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। बट यदि हम उसको एक मैटर मान के चलें, तो उसकी एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में होगी। सो मोमेंटम की फॉर्म में एनर्जी को हम ऐसे ले सकते हैं, इट्स मोमेंटम इनटू वेलोसिटी इज एनर्जी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3, now see, this part shows that photon behave as a wave, and this part shows that photon behave as a particle. Be very careful. So you're connecting both ways, इसलिए दोनों इक्वेशंस बराबर हो जाएंगी, क्योंकि चाहे उसको वेव मानो चाहे पार्टिकल मानो, क्योंकि यदि वो ड्यूल नेचर शो करता है तो ये एनर्जीज बराबर ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो आई मीन पी सी इज इक्वल टू एच न्यू। सो दिस मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। सो वी नो दैट we know that we know that c is equal to nu time lambda, and lambda is equal to c upon nu from this equation. Okay, so you can mark this as equation number 4 and this as equation number 5 from equation 4 and 5. From equation 4 and 5, in place of this is this equation number 4 can be written as p is equal to h upon lambda, and lambda is equal to h upon p, and this is here this is h upon this is m into c. So this equation is strictly equivalent to the equation number 1. So this equation number 6 is equal to is equivalent to the equation number 1. पर इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो मटेरियल पार्टिकल है वो एक फोटोन है। Here the material particle is photon, and we can say this is the quantum of energy and momentum. So this is the quantum of energy and momentum. हम एक उदाहरण लेके आपके साथ चलते हैं, इसको एक आर्टिकल को बड़ा मज़ेदार बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के मन में सवाल आता है कि अभी अभी सर ने कहा कि जी जितने भी मटेरियल पार्टिकल आप देख रहे हैं, चाहे बॉल हो जाए चाहे पत्थर हो जाए, ये सभी वेव की तरह चलते हैं। जी हमने तो कभी देखा नहीं चलते हुए। हम सर आपकी बात कैसे मान लें? आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे हैं कि बॉल जो है, हमने तो बॉल को सीधा ही जाते देखा, वो वेव की तरह हमने। आपने देखिए ना बॉल को, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जब आप बॉल को हिट करते हैं तो बॉल को कभी आपने ऐसे चलते थोड़ा ना देखा है। आपने बॉल को ऐसे चलते थोड़ा ना देखा है। आप जब पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर को आपने कभी ऐसे चलते थोड़ा ना देखा है। तो बच्चों के मन में बड़े सुंदर सुंदर सवाल आते हैं,
कि हमें जी ऐसे दिखती नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जो कोई भी मटेरियल पार्टिकल है वो वेव की तरह चलता है। तो हम आपके साथ एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से आपको बड़े आराम से समझ जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, हमें ऐसा क्यों नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, एग्ज़ाम्पल के लिए हम ऐसा करते हैं कि आप एक बॉल लीजिए जिसका कोई जो मास है वो 0.12 किलोग्राम है। तो आप इसको वैसे सेंस के करने के लिए आप इसको समझने की कोशिश करें, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को हटा के का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के आप यहाँ देख सकते हैं कि 120 ग्राम की कोई चीज़ को आप फेंकते हैं, और उसकी जो स्पीड है, ये देखिए उसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए कि वो 20 मीटर एक सेकंड में चली जाती है। 20 मीटर पर सेकंड है। अब आप इसका मोमेंटम निकालिए ज़रा। इसका मोमेंटम होगा, आप मास को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास मास है 0.12 किलोग्राम, मतलब 120 ग्राम की कोई चीज़ है, और उसकी स्पीड के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकंड है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2.40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इतना उसका मोमेंटम होगा। अब हम देखें कि वो वेव की तरह हमें चलती लगे तो कैसे लगना चाहिए। हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन द मोमेंटम। सो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आप जानते हैं, इट इज 6.63 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड, डिवाइडेड बाय मोमेंटम जो आपने अभी कैलकुलेट किया है 2.40, दिस इज किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये आंसर जो आता है 2.76 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 34 मीटर आता है। तो जो आपको वेवलेंथ दिखेगी इसकी, जो वो इस रेंज की होगी। माइनस 34 मीन्स इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, एंड दिस वेवलेंथ, द बॉल ऑफ 120 ग्राम, सिर्फ 120 ग्राम की बॉल, जो आपकी क्रिकेट की बॉल होती है वो भारी होती है, तो 120 ग्राम की बॉल जो है उसकी वेवलेंथ इस रेंज की होगी, 10⁻34 की रेंज की होगी। आप समझ लीजिए कि वो बहुत स्मॉल होगी। इसलिए जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, दिस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्लियरली शोज दैट, ये आपको साफ दिखाती है दैट macro objects, the wavelength, I mean I can say that the wavelength of macro objects, the wavelength of macro objects is difficult to observe. But for micro objects, particles, it is observable. ओके, सो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनकी वेवलेंथ इस रेंज की आती है कि उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वेवलेंथ होती है, वो वेव की तरह चलते हैं, पर वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतना छोटा होता है कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ओके, थैंक यू। We do have the chance to learn the application of the de Broglie relation. de Broglie relation की हेल्प से हम यहाँ लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास सवाल है कि बट इज द de Broglie wavelength associated with, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5.4 क्रॉस 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, एंड द बॉल ऑफ मास इज 150 ग्राम। तो अभी हमने सवाल किया था एक एग्जांपल में, जिसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो 120 ग्राम के आसपास था, और जो उसकी वेलोसिटी थी
द वेलोसिटी ऑफ दैट मास वाज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम इस पार्ट को तो लगभग हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है आपको एग्जांपल के साथ। तो आप एग्जांपल में इसको देख सकते हैं, अभी आपने साथ साथ में ही देखा है तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं। सो सी हियर, हम अब ये देखेंगे कि क्यों हमें जैसे माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक चीज़ें की जो वेवलेंथ नहीं दिखती और माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की वेवलेंथ दिख जाती है। तो हम एक साइड ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंड टू द अदर साइड विल कंसिडर a बॉल। ओके, सो इसके पास जो हमारे पास जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा फार्मूला है, जो वेवलेंथ हमने निकालनी, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास जो गिवन पैरामीटर है, सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है तो कांस्टेंट होता हमें पता है, दिस इज 9.1 क्रॉस 10 माइनस 31 किलोग्राम। ओके, और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दी हुई है आपको, दिस इज 5.4 क्रॉस 10 6 मीटर एक सेकेंड में। और इधर बॉल की जहाँ तक बात की जाए, तो वो बॉल का जो मास है, द मास ऑफ द बॉल इज 150 ग्राम की बॉल है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 150 क्रॉस 10 - 3 किलोग्राम, किलोग्राम में ऐसा हो जाएगा। और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 30.0 मीटर पर सेकेंड। तो इस पार्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको आपके साथ ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है कि मास ऑफ द जो सॉरी वेवलेंथ ऑफ द बॉल जो लगभग आएगी वो 10 - 34 मीटर की रेंज की आएगी। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आगे वाली का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो उसकी हम इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं समझेंगे। ओके, सो ये पार्ट तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व्ड है। हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका मोमेंटम सॉल्व करना है। तो इसका मोमेंटम रहेगा momentum that is equal to momentum that is equal to mass of an electron and velocity of an electron. This is 9.1 cross 10 to the power minus 31 kilogram into 5.4 क्रॉस 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आता है 4.92, दिस इज 4.92 क्रॉस 10 to the power - 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और यदि हम अब यहाँ से वेवलेंथ इसकी कैलकुलेट करते हैं तो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.63 क्रॉस 10 to the power - 34 जाउल सेकेंड डिवाइडेड बाय मोमेंटम है 4.92 क्रॉस 10 to the power - 24 kilogram meter per second. So then you will have this wavelength is of the order of, ये आपके पास वेवलेंथ, इसको तो हम एग्जैक्टली लिख देते हैं, दिस इज 0.135 नैनोमीटर, 5 क्रॉस 10 - 9 मीटर। ओके, सो आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो आती है 0.135 क्रॉस 10 - 9 मीटर की रेंज की, और जो बॉल की वेवलेंथ है वो -34 मीटर की रेंज की आती है। आप दोनों की रेशो बनाएं तो आपको चीज़ बहुत आराम से समझ आ जाएगी कि जो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बटा वेवलेंथ ऑफ द बॉल, इसकी रेशो आप लिखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो रेशो आएगी 10 - 9 अपॉन 10 - 34। ओके, so this is nearly of the order of 10 - 25 टाइम मोर। सो जो बे क्यों हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव की फॉर्म देख लेते हैं, तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन will be 10 - 25 time larger than that of an electron, larger than the ball। तो बॉल से जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, देखिए ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल पार्टिकल, दिस इज मूविंग लाइक ए वेव ऐसे करके, और ऐसे ही आपके पास एक बॉल है, उसका मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से।
अब वो जब मूव करेगी तो वो नियरली स्ट्रेट लाइन लगेगी, होगी उसमें भी वेवलेंथ, बट इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है 10^25 टाइम ज़्यादा बड़ी होती है वेवलेंथ ऑफ द वॉल के कंपैरिजन। ओके, इस वीडियो में एक बार फिर से हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करना सीखेंगे और उससे कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे। एक नए तरीके से हम सीखेंगे इसको। हमारे पास सवाल है एग्जाम्पल नंबर 11.5। इसमें हमारे पास तीन पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। ओके, और दीज थ्री पार्टिकल्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम है। हमसे सवाल किया गया है कि इन तीनों में से किसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होगी। तो सबसे पहले हम बेसिकली डी ब्रॉगली रिलेशन से हम शुरू करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो वी नो दैट कि जो डी ब्रॉगली रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं एच अपॉन पी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एच अपॉन एम बी। पर हमें ये जानकारी है, वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको आप ऐसे भी लिख देते हैं पी स्क्र अपॉन 2m, जहाँ पी मोमेंटम होता है और m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल। सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा 2m, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी E। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इन दोनों इक्वेशन से आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एच अपॉन अंडर रूट 2m e। पर इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 मार्क करने के बाद आप ज़रा देखिए इसको कि इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो पैरामीटर्स हैं, सो जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी के लिए। this is the mass of the material particle we are talking about, and this kinetic energy is same for all the particles. So conclusively हम ये कह सकते हैं कि जो wavelength होगी this is directly proportional to 1 upon under root m। ओके, इसका साफ मतलब ये होगा कि यदि मास ज़्यादा होगा, जिस मटेरियल का मास ज़्यादा होगा, जिस मटेरियल पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। हमने ये देखना है कि मास किसका ज़्यादा है। सो आउट ऑफ दीज थ्री पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोटॉन, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो हम यहाँ आंसर इसका ऐसे लिख सकते हैं एज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज greater than electron and proton। Okay, so so alpha particle will have shortest wavelength, than electron and proton। Okay, this the concept of the de Broglie wavelength. To understand this example, this is example number 11.6 of NCERT. So this is a particle is moving, a particle is moving 3 times as fast as an electron, and the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of electron is 1.813 cross 10 to the minus 4. So we are asked to calculate the mass, the particle's mass, and identify the particle। इसमें हम पार्टिकल का मास कैलकुलेट करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्टिकल कौन सा है। ओके, so we'll now try to solve this question। So I'll start with the solution of the problem with the known parameters. Well, the particle is moving
3 times that of the proton. So the velocity of the particle is 3 times the velocity of the electron, and the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of electron. So this ratio is the de Broglie wavelength of the particle to that of electron. It is 1.813 cross 10 to the power minus 4. So we will start with with the the basic equation. We know that we know that lambda is equal to h upon mv. So for particle, any particle, this is h, that is a constant, it is need not to be considered. This is mass of the particle and the velocity of the particle. So this is equation number 1. And for an electron, this is lambda e, this is Planck's constant, and this is mass of an electron and velocity of an electron. This is equation number 2. So from equation 1 and 2, see here, from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, we can write now uh, this the wavelength of the proton, sorry, particle to the wavelength of an electron is, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, h upon this mass of the particle and velocity of the particle, and this is h, and this is mass of an electron and the velocity of an electron. So h के साथ h cancel हो जाएगा. Then this wavelength of now this parameter is also given to us. This parameter is also given to us, and this is equal to 1.813 cross 10 to the power minus 4. And here it is given to us that the mass of an electron is 9.1 cross 10 to the power minus 31 kilogram. Okay, and this is the velocity of an electron, and velocity of an electron, and this here it is given to us that mass of the particle that is unknown for us, which is to be determined, and velocity of the particle is 3 times the velocity of an electron. So we will have the mass of the particle is 9.1 cross 10 to the power minus 31 kilogram over 1.813 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 4 क्रॉस 3. सो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज़ approximately 10 to the power minus 31 plus 4. So it is approximately 10 to the power minus 27 किलोग्राम. सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की जो 10 टू माइनस 27 किलोग्राम की रेंज का जो मास है वो या तो प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकता है. सो this mass could be a proton or a neutron. So this is all about this numerical problem. Thank you.